Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Bakhtavar Akbar. I serve as a subject specialist zoology in the School Education and Literacy Department. आज का हमारा फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। हम इस टॉपिक को लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन पढ़ी, उनको अंडरस्टैंड किया और सेल की केमिकल कंपोजिशन पढ़ी। इस लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। बायोमॉलिक्यूल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस इन सेल्स एंड ऑर्गेनिजम्स। बायोमॉलिक्यूल्स को ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, मतलब उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पे कि वो सेल्स या ऑर्गेनिज्म में कैसे परफॉर्म करते हैं। स्ट्रक्चर और फंक्शन की बुनियाद पे वैसे अगर हम गूगल पे सर्च करें तो हमें 4 टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स आते हैं: कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन हमारे बुक में कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स को भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। सो हम इन बायोमॉलिक्यूल्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली जो है सर्व करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रोटीन्स, they mainly serve as a building block for body. Lipids mainly serve as storage and insulation. Nucleic acid are mainly considered as the hereditary material. यहाँ अगर हम आरएनए की बात करें तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में भी वाइटल रोल प्ले करता है। उसके बाद है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। हम इसको एज अ प्योर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसमें एक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल नहीं होता, हमेशा 2 अलग अलग बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स मिलकर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को बनाते हैं। कॉन्जुगेटेड वर्ड का मतलब ही यही है जब 2 अलग अलग चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल जाएं। अगर कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन मिलेंगी तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा। अगर लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाएंगी तो ग्लाइकोलिपिड्स बन जाएगा। अगर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड मिल जाएगा तो फिर न्यूक्लियोप्रोटीन बनती है, जिसका मिसाल हमें सेल के न्यूक्लियस में हिस्टोन प्रोटीन की एज ए हिस्टोन प्रोटीन मिलता है। Now there is a table in which there are biomolecules, their units and linkages. कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, these are the types of biomolecules, और इनके एग्जाम्पल्स आपकी इस टेबल में दिए गए हैं: ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड। इनके जो यूनिट्स हैं उस पर लिखा है मोनोसेक्राइड। अब यूनिट के लिए हम एक दूसरा टर्म यूज़ कर सकते हैं, मोनोमर। अब हम मोनोमर किस चीज़ को कहते हैं? मोनोमर हम किसी ऐसी चीज़ को कहते हैं, ऐसे यूनिट को कहते हैं जो अगर बार बार रिपीट हो जाए तो फिर वो एक पॉलीमर को बनाता है। मोनोमर मिलके पॉलीमर को बनाते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड्स आर दी मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। जब 2 मोनोमर मिलते हैं तो उनके दरमियान एक बॉन्ड होता है जिसको हम लिंकेज भी कहते हैं। जैसे मोनोसेक्राइड्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम ग्लाइकोसाइड लिंकेज कहते हैं या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड भी कह सकते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन के मोनोमर्स हैं अमाइनो एसिड्स। जैसे मोनोसेक्राइड मिलके कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड बनाते हैं, वैसे ही अमाइनो एसिड मिलके प्रोटीन्स को बनाते हैं। 2 अमाइनो एसिड के दरमियान जो लिंकेज होती है, जो बॉन्ड होता है, उसको हम पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। उसके बाद है लिपिड्स। लिपिड्स में फैट्स एंड ऑयल के जो मोनोमर्स हैं वो हैं ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड्स। उनकी जो लिंकेज है ईस्टर लिंकेज है। फॉस्फोलिपिड्स के जो मोनोमर्स हैं ग्लाइसरोल, फैटी एसिड्स, फॉस्फेट एंड कोलिन है। उनके दरमियान जो लिंकेज है वो है ईस्टर एंड सीसी लिंकेजेस। और टर्पेनॉइड्स की जो सब यूनिट्स है वो है आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। उनके दरमियान जो लिंकेजेस हैं वो है सीसी लिंकेजेस। न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स में हमें 2 एग्जाम्पल मेन दिए गए हैं।
एक है डीएनए जिसका सब यूनिट है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। उनके दरमियान जो लिंकेज होती है फॉस्फो ईस्टर लिंकेजेस। आरएनए का जो सब यूनिट है वो है राइबोन्यूक्लियोटाइड। अगर कोई हमसे जर्नलाइज क्वेश्चन करे कि व्हाट इज दी सब यूनिट और व्हाट इज द मोनोमर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, तो हम न्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। लेकिन अगर कोई डीएनए का पूछे तो हम कहेंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। अगर कोई आरएनए का पूछे तो हम कहेंगे राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। ऑन द अदर एंड अगर हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल को देखें तो उसके सब यूनिट में लिखा हुआ है डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट लिंकेजेस। ये डिपेंड करता है कि ये कौन से बायोमॉलिक्यूल्स के मिक्सचर से बने हुए हैं, तो उस हिसाब में इसमें लिंकेजेस भी फॉर्म होती है। There is a variation found in literature about the percentage of biomolecules present in the cell. It is because different cells within the same body have different amount of biomolecules. Therefore, these values are always taken as average values. Approximate percentage of chemical composition of a typical bacterial and a typical mammalian cell is given in the table. कल हमने इस बात पे डिस्कस किया था कैसे जो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वेरी करती है उसके हैबिटेट के हिसाब से। तो इसका सॉल्यूशन ऐसे होता है कि इन सारी चीज़ों का एक एवरेज वैल्यू निकाला जाता है, जिसमें अभी हमारे सामने जो टेबल है उसमें एक बैक्टीरियल सेल है और एक मेमेलियन सेल है, उसकी जो एवरेज कंपोजिशन है वो दी गई है। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो सारे मेमेलियन सेल है उनकी यही कंपोजिशन हो या सारे बैक्टीरियल सेल हों उनकी यही कंपोजिशन हो, ये एक एवरेज वैल्यू है। इस पॉइंट पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ये है मेरे नोट्स, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और आई हैव दिस क्वेश्चंस फॉर यू फ्रॉम दिस टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम सिंथेसिस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।